बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं दानिश बायोलॉजी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर अदनान मुनीर। पिछले लेक्चर में हमने फाइलेटिक लिनेज को स्टडी किया और फाइलेटिक लिनेज के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आपको एंड पे जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता सकूं, ठीक है, और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का बायोलॉजिकल मेथड। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी चैप्टर का नाम और टॉपिक का नाम है हमारा बायोलॉजिकल मेथड। जी, बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? बायोलॉजिकल मेथड पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना ही तो बायोलॉजिकल मेथड है। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐसा क्वेश्चन जो साइंसदान के जहन में खुद ब खुद आए या फिर बायोलॉजिस्ट से कोई पूछ ले, ज़िंदगी से मुतल्लक, लिविंग ऑर्गेनिज़म से मुतल्लक ऐसा क्वेश्चन जो साइंटिस्ट के जहन में या बायोलॉजिस्ट के जहन में खुद ब खुद आ जाए या फिर उससे कोई पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम को हल करने का जो तरीक़ाकार है, उस प्रॉब्लम को हल करने का जो तरीक़ाकार है, साइंटिफिकली तौर पे जो तरीक़ाकार हल करने का प्रॉब्लम को है, उस तरीक़ाकार को बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बात समझ आई? मेथड, तरीक़ाकार, प्रोसीजर टू सॉल्विंग, हल करने का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने का जो तरीक़ाकार है वो बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। और बायोलॉजिकल मेथड, जैसा कि साइंस के अंदर कोई भी बात ऐसे ही अपने पास से नहीं की जा सकती, उससे बात करने से पहले आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ देना पड़ता है। मेथडोलॉजी होती है, साइंस बेस्ड ऑन मेथडोलॉजी। इसी तरीके से जो बायोलॉजिकल साइंस है वो भी मेथडोलॉजी पर ही बेस करती है। मेथड होंगे, डिफरेंट मेथड लगा के, एक्सपेरिमेंट करके हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व करते हैं और उसका हल बताते हैं। तो इसके भी कुछ मेथड हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन से पहले क्या था, हमने क्या करना है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करना है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। उसके बाद हम उस पर करेंगे ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन कलेक्शन, मजमुआ ऑफ रेलिवेंट डाटा, रेलिवेंट मुतल्लक डाटा किसके, और इन्फॉर्मेशन, वो भी डाटा को भी बोलते हैं, आफ्टर रिकग्नाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के मतलब प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करने के बाद, प्रॉब्लम का मालूम करने के बाद कि मसला कौन सा है, उसके बाद उस पर रेलिवेंट डाटा इकट्ठा करना और उसके हल तलाश करना, ये क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाती है। और ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपके पास अल्लाह पाक की दी हुई 5 हिस्से मौजूद होना ज़रूरी है, जैसा कि विज़न देखना, हियरिंग सुनना, स्मेल सूंघना, टेस्ट चखना और टच छूना। ये 5 अल्लाह पाक ने हमें हिस्से अता फरमाई हैं और ये होना ज़रूरी है कि कोई भी ऑब्ज़र्वेशन करने से पहले। तो ऑब्ज़र्वेशन 2 तरह की होती हैं। पहली है क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन और दूसरी है क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन ऐसी ऑब्ज़र्वेशन को कहते हैं जिसमें हम ना तो ऐसा डाटा इकट्ठा करते हैं जिसकी नंबरिंग हो, ना ऐसा डाटा होता है जो हम मेजर कर सकें। कैनॉट बी मेजर्ड एंड कैनॉट बी रिकॉर्डेड इन द टर्म ऑफ नंबर, ऐसा डाटा जिसको हम ना मेजर कर सकें और ना नंबर की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकें, ऐसे डाटे को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको कहता हूँ कि जो हनी है, शहद है, वो ज़्यादा मीठा है एज़ कम्पेयर टू शुगर की, ठीक है। चीनी से ज़्यादा मीठा है शहद, तो कितना मीठा है मैंने कोई आपको वैल्यू नहीं बताई, जस्ट ये कह दिया कि ये इतना मीठा है, उसकी खूबी बताई है, क्वालिटी बताई है। तो ये ऐसे होते हैं क्वालिटेटिव। या एक और एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं कि जो पानी है, पानी का 1 लीटर, वो उस पानी के 1 लीटर का वज़न ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एथेनॉल के 1 लीटर से या अल्कोहल के 1 लीटर से।
तो मैंने ज़्यादा बताया है, कोई वैल्यू नहीं बताई। ऐसी ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटी बताएंगे हम, वैल्यू बताएंगे, नंबरिंग बताएंगे। हैव एक्यूरेसी आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर। क्वांटिटेटिव, याद रहे कि क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन होती है वो मोर एक्यूरेट होती है देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में। क्वांटिटेटिव में हम नंबर भी बता देते हैं कि जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि पानी का जो 1 लीटर है वो ज़्यादा भारी होता है एज़ कम्पेयर टू एथेनॉल के 1 लीटर से, अल्कोहल के 1 लीटर से। तो कितना भारी होता है पानी का 1 किलो 1000 ग्राम का होता है, जबकि एथेनॉल का 789 ग्राम का होता है। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू भी, एक्चुअल वैल्यू भी बता दी कि कितना ज़्यादा होता है। तो ये मोर एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम नंबरिंग भी बताते हैं और डाटा रिकॉर्ड करते हैं इन टर्म ऑफ नंबर्स, नंबर की फॉर्म में डाटा को इकट्ठा करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद है नेक्स्ट स्टेप किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने का, वो है हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है? द टेंटेटिव आर्जी एक्सप्लेनेशन, वजाहत ऑफ ऑब्जर्वेशन, मुशाहदे की, किसी भी मुशाहदे की अब जो आर्जी तौर पर जो हम वजाहत करेंगे वो हमारा हाइपोथेसिस कहलाता है। किसी भी ऑब्जर्वेशन की जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करने का, हाइपोथेसिस को बनाने का जो तरीक़ाकार है वो 2 तरह का है। 2 तरह से हम कोई भी हाइपोथेसिस को फार्मूलेट कर सकते हैं। पहला है डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरा है इंडक्टिव रीजनिंग। इनको हम देखते हैं कि डिडक्टिव क्या होती है और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। डिडक्टिव रीजनिंग में हम मूव करते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब कि कोई आम सी बात से कोई ख़ास बात निकाल लेना क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग है। कोई आम सी बातों में कोई ख़ास बात निकल आना क्या कहलाता है? डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। इसमें हम क्या करते हैं? वही ड्रा हम निकालते हैं स्पेसिफिक प्रिंसिपल, कोई ख़ास असूल निकालते हैं फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल, किसी आम से असूल से। कोई आम सी बात से कोई ख़ास बात निकाल लेते हैं और ऐसे हम ऑब्जर्वेशन को क्या बोलते हैं? हम डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। उसके बाद अगर इसकी एग्जांपल है, इफ़ ऑल बर्ड्स, कहता है कि अगर तमाम परिंदे हैव विंग्स, उनके पर होते हैं, अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं, देन स्पैरो आर अ बर्ड। देन स्पैरो क्या है? एक परिंदा है। एंड वी कंक्लूड दैट स्पैरो हैव विंग्स, और हम नतीजा ये निकालते हैं कि स्पैरो के भी पर होते हैं। देखें कितनी, कह लें कि एक आम सी बात है कि जितने भी परिंदे उनके पर होते हैं। फिर हमने एक ख़ास बात क्या निकाली कि एक चिड़िया होती है और स्पैरो है, और स्पैरो भी एक परिंदा है, तो फिर उसके भी पर होंगे। तो ये एक ख़ास बात है। किसी भी जनरल सी बात से कोई स्पेसिफिक बात निकाल लेना क्या कहलाता है? डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। और उसके बाद है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं? मूव स्पेसिफिक टू जनरल। हम किसी ख़ास बात से कोई आम सी बात निकाल लेते हैं। किसी ख़ास बात से आम बात निकालना क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग। और किसी आम बात से ख़ास बात निकालना क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग। इसकी एग्जांपल क्या है? कहता है कि इफ़ स्पैरो हैव विंग्स, कहता है कि अगर चिड़िया के पर होते हैं, एंड आर बर्ड, और वो परिंदा है, देन ईगल, ठीक है, हॉक्स, गिद्ध वगैरह, ये भी सारे परिंदे हैं, आल्सो विंग्स, तो उनके भी पर होंगे। नतीजा हमारा क्या निकला? बर्ड्स हैव विंग्स। तो नतीजा ये है कि जो परिंदे हैं उनके पर होते हैं। यानी पहले क्या किया, कोई हमने स्पेसिफिक बताया कि चिड़िया के पर होते हैं और वो परिंदा है। फिर हमने कहा ईगल, अकाब, गिद्ध, ऑक्स वगैरह और भी जितने भी कह लेंगे बर्ड्स हैं उनके भी पर होते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या नतीजा क्या निकाल रहे हैं? कोई आम सी बात के जितने भी परिंदे होंगे उनके पर होंगे। ठीक है, ये है स्पेसिफिक टू जनरल, और इन डिडक्टिव था जनरल टू स्पेसिफिक। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट, ये 2 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
बाकी वो MCQs है कि कौन कितनी हिस्सों की ज़रूरत है, कौन कौन सी हिस्सा है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है MCQs, लेकिन ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। जी, तो नेक्स्ट है अदर वेज टू फार्म हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को फार्म करने के जो दूसरे मेथड हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग के अलावा जो दूसरे मेथड हैं वो कौन कौन से हैं। हाँ जी, पहला है इमेजिनेशन, तसव्वुरात। ठीक है, अपने ही ज़हन में तसव्वुर करके कोई हाइपोथेसिस बना लेना जो हकीकत में उसकी कोई कह लें कि एग्जिस्टेंस ना हो, हकीकत में कुछ भी ना हो, लेकिन अपने ही ख्याल में सोच कर कोई आइडिया बनाना, हाइपोथेसिस बना लेना इमेजिनेशन के थ्रू। दूसरा तरीका है एस्थेटिक प्रेफरेंस के जमालियात, जो चीज़ ज़्यादा प्यारी लगे उसको ज़्यादा प्रेफर करना। कुछ जैसा कि आप मुख्तलिफ कह लें कि आप कोई शॉप है वहाँ पे जाते हैं और किसी शॉप में आपको, या आप किसी कह लें कि कपड़े की शॉप में जा रहे हैं और वहाँ पर एक आपको बहुत ही खूबसूरत कह लें कि ड्रेस लगा है, तो वो आपका क्या है, उन सब में से आपको जो चीज़ प्यारी लगी है, जो हसीन लगी है, उसको आपने लिया है। तो ये क्या है, एस्थेटिक प्रेफरेंस। या फिर रिलीजियस फ़िलासफ़िकल आइडियाज़, या कोई मज़हबी या फ़लसफ़ाना ख़यालात को लेना और उससे हाइपोथेसिस बनाना, ये भी एक तरीका है। या फिर क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे, एनालॉजी करेंगे किसकी, अदर प्रोसेसेस की, कि दो चीज़ों के दौरान मुवाजना कर लेंगे। दो हमारे पास हाइपोथेसिस होंगे और दोनों में से जो अच्छा लगेगा दोनों को मुवाजना करेंगे, जो हमें बेस्ट लगेगा उसको प्रेफर करेंगे। तो ये होती है कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेस। दूसरा और नेक्स्ट लास्ट वन पे है डिस्कवरी ऑफ वन थिंग, एक चीज़ को डिस्कवर करना वाइल लुकिंग अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों को देखते हुए कोई नई चीज़ बना लेना, ये क्या है, ये भी एक हाइपोथेसिस का ही कह लें कि अदर वे है, नया कोई और तरीक़ाकार है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके थे जिनसे हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। दो तो थे, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव, लेकिन उनके अलावा जो हैं वो फर्स्ट वन पे इमेजिनेशन है, एस्थेटिक प्रेफरेंस है, फिर फ़िलासफ़िकल और रिलीजियस आइडियाज़ हैं, या फिर हमारे पास है एक कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस, के दो चीज़ों के दरमियान मुवाज़ना करके भी हम हाइपोथेसिस निकाल सकते हैं, या फिर एक चीज़ को देखते हुए कोई नई चीज़ बना लें, ये भी हमारे पास हाइपोथेसिस की एक अदर वे है। तो नेक्स्ट है हाइपोथेसिस के बाद एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस हमने डिडक्ट किया है, निकाला है, डिडक्शन के बाद जो हमारे पास आया है उसको हमने क्या करना है, सब्जेक्टेड डालना है, उसको किस में, रिगोरियस टेस्टिंग, उस पर बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टों से गुजारना है उसको। जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है उसको क्या करना है, बहुत सारे उस पर बहुत सारे टेस्ट होंगे और इस टेस्टिंग को कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है, ज़ाहिर सी बात है उसको प्रूव करना है, और प्रूव हम एक्सपेरिमेंटली तौर पर करेंगे, ये नहीं जो हमने कह दिया वो कह दिया, ये बात नहीं होती। साइंस के अंदर आपको प्रूव करना पड़ता है और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देना पड़ता है। तो उसको एक्सपेरिमेंटली तौर पर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको बार बार टेस्टिंग करेंगे, उस पर बार बार टेस्ट होगा, उसको चेक एंड बैलेंस किया जाएगा, तो ये क्या बनेगा, एक्सपेरिमेंटेशन। जो भी एक्सपेरिमेंट होता है, रिपीटेड हाइपोथेसिस पॉसिबल फाल्सिफिकेशन इनकरेज दी साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस। कहता है कि अगर किसी भी हाइपोथेसिस पर बार बार टेस्ट किया जाए और वो गलत साबित ना हो, जो हाइपोथेसिस एक साइंटिस्ट ने पेश किया है उस पर टेस्ट किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लेकिन वो गलत साबित नहीं हो रहा, तो इससे साइंसदान का हौसला और भी बढ़ जाता है। ठीक है, और जो एक अच्छा हाइपोथेसिस होता है, एक अच्छा हाइपोथेसिस जो बार बार जिस पर तजर्बात किए गए हैं और वो गलत साबित ना हो, वो उसमें से कई और रिज़ल्ट मैनी सब सॉरी, ये थ्योरी थी जी। अगेन एंड अगेन टेस्टिंग प्रूव्ड फॉल्स, नॉट प्रूव फॉल्स, इनकरेज द ड्रा मोर हाइपोथेसिस, कि अगर एक हाइपोथेसिस पर आपने बार बार टेस्ट किए हैं और वो गलत साबित नहीं हुआ,
तो उससे मज़ीद हाइपोथेसिस निकाले जा सकते हैं। ये एक अच्छे हाइपोथेसिस की निशानी होती है कि उससे मज़ीद हाइपोथेसिस निकल सकते हैं, लेकिन कब निकलेंगे? जब वो गलत साबित ना हो, उस पर टेस्ट हों, बार बार टेस्ट हों, लेकिन वो गलत साबित ना हो। इससे साइंसदान का हौसला भी बढ़ेगा और उससे मज़ीद हाइपोथेसिस भी निकलेंगे। हाइपोथेसिस के बाद, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद है थ्योरी। थ्योरी क्या होती है? सीरीज़ ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिज़ल्ट ऑफ मैनी साइंटिस्ट कम्युनिटी बिकम थ्योरी। कि हाइपोथेसिस को हमने बार बार उस पर टेस्ट किए हैं और वो टेस्ट करने के बावजूद गलत साबित नहीं हुआ, तो वो हमारी क्या बन जाएगी? थ्योरी बन जाएगी। सपोर्टेड बाय मैनी रिजल्ट ऑफ मैनी साइंटिस्ट कम्युनिटी के बहुत सारे साइंसदानों ने उस पर वर्क किया और वर्क करने के बाद जो डाटा हमारे पास आया है, सपोर्टेड बाय मैनी साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट से डाटा लिया है, वो क्या बन जाएगी? थ्योरी बन जाएगी। और थ्योरी दो तरह की होती है। एक होती है गुड थ्योरी। अ गुड थ्योरी इज़ अ प्रेडिक्टिव एंड हैव एक्सप्लेनेटरी पावर। जो अच्छी थ्योरी होती है वो प्रेडिक्टिव होती है और उसमें कह लें कि एक्सप्लेनेटरी पावर का मतलब होता है कि उसमें वजाहत करने की सलाहियत होती है। उसको वो वाज़ेह करती है चीज़ों को, जिसके बारे में वो थ्योरी बनी है, जिस हाइपोथेसिस के बाद जिस पर भी बनी, जिस प्रॉब्लम पर बनी है, तो वह एक्सप्लेनेटरी पावर रखती है, उस पर बहस की जा सकती है, उस पर वजाहत की जा सकती है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव थ्योरी अ गुड थ्योरी विच सजेस्ट न्यू हाइपोथेसिस। ऐसी थ्योरी जिससे नए हाइपोथेसिस बनाए जा सकें, ऐसी थ्योरी जिससे हम नए हाइपोथेसिस निकाल सकें, ऐसी थ्योरी को बोलते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। थ्योरी के बाद है साइंटिफिक लॉ। कहता है कि इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव दिस स्केप्टिकल कहते हैं शक व शुबहात की बिना पर अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बिकम लॉस। कहता है कि अगर कोई भी थ्योरी जो गलत हो साबित करने के शक व शुबहात होने के बावजूद उस पर बहुत बहुत ज़्यादा टेस्ट किए जाएं और लेकिन वो फिर भी गलत साबित ना हो, तो ऐसी थ्योरी साइंटिफिक लॉ में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी थ्योरी आगे साइंटिफिक लॉ बन जाती है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी साइंटिस्ट के लॉज पेश किए गए हैं, ठीक है, वो पहले थ्योरी थी। थ्योरी पर आज तक उन पर टेस्टिंग होती रही। जब पता चला कि ये प्रूव नहीं, गलत फॉल्स प्रूव नहीं हो रहे, तो वो थ्योरी फिर क्या बन गई? वो थ्योरी लॉ बन गई। तो ऐसी थ्योरी को कहते हैं लॉ और साइंटिफिक लॉ बोलते हैं। और वो थ्योरी फिर फैक्ट यानी कह लें कि हमेशा वही थ्योरी चलती है, वो एज आ साइंटिफिक लॉ के तौर पर, कि वो गलत साबित नहीं हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हार्डी-वेनबर्ग लॉ, ये एक लॉ है, और मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, विरासत पर मेंडल्स के लॉ हैं, ठीक है, ये गलत साबित नहीं हो सकते। तो ऐसे थ्योरी जो गलत साबित ना हो सके, वो हमारी क्या बन जाती है? वो साइंटिफिक लॉ बन जाती है। तो ये था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड बायोलॉजिकल मेथड टू सॉल्विंग डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और उस मेथड में डिफरेंट प्रोसीजर थे, जैसा कि ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद थ्योरी से फिर साइंटिफिक लॉ तक बनना, डिफरेंट टेस्टिंग होना उस पर, और बार बार टेस्ट होने के बाद जो बात गलत साबित ना हो सके, वो हमारी क्या बन गई? थ्योरी बन गई, लॉ, साइंटिफिक लॉ बन गया। तो साइंटिफिक लॉ आगे जो हमारे पास जो भी मसाइल आए थे उनका हल है, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। और इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि अदर वे टू फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस को डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग के अलावा जो फार्मुलेट करने के तरीक़ाकार वो कौन कौन से हैं। एक्सपेरिमेंटेशन तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी और लॉ में फ़र्क आता है। और इसके अलावा थ्योरी ये भी पूछा जाता है, प्रोडक्टिव थ्योरी और गुड थ्योरी, इसमें भी फ़र्क पूछ सकता है। उसके बाद साइंटिफिक लॉ, थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ, इन दोनों में शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। किसी भी बात की, किसी भी पॉइंट की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।